हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। और आज आपके लेक्चर में हम पढ़ेंगे सभ्यता के बारे में। और कौन सी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता के बारे में। इससे पहले का जो वीडियो है हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में बना चुके हैं। तो आज आप इस लेक्चर को बड़े आराम से ध्यान से सुनिए और आहड़ सभ्यता जो है इसको समझने का प्रयास कीजिए कि वास्तव में आहड़ जो सभ्यता है वो क्या थी, कहाँ स्थित है और यहाँ से खोजबीन में क्या क्या जो साक्ष्य हैं वो इतिहास के रूप में हमको प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, ये जो आहड़ सभ्यता है ये कहाँ स्थित है? उदयपुर में। ठीक है, कहाँ स्थित है? उदयपुर में। और आप लोग जानते होंगे कि जो आहड़ सभ्यता है ये कैसी सभ्यता है? ये ग्रामीण सभ्यता है। तो आहड़ सभ्यता कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप जानते हैं आहड़ या बेड़च, या तो लिखना है बेड़च नदी के किनारे। आहड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसके बारे में जो एक बात बोली जाती है वो ये बोली जाती है कि ये सभ्यता जो है वो 8 बार बसी थी और 8 बार उजड़ी थी। क्या कहा जाता है इसके बारे में? इस सभ्यता को 8 बार बसने एवं उजड़ने वाली सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, तो इस सभ्यता को 8 बार बसने और उजड़ने वाली जो सभ्यता है वो कहा जाता है। 8 बार बसने और उजड़ने वाली सभ्यता इसको कहा जाता है। अब यहां से जो हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो ताम्रकालीन साक्ष्य जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। ताम्रकालीन साक्ष्य ही नहीं वरन यहाँ से लोहयुगीन साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो अक्सर पूछ लिया जाता है कि किस सभ्यता से ताम्रयुगीन और लोहयुगीन दोनों प्रकार के अवशेष जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो लिखना है इस सभ्यता से ताम्र एवं लोहयुगीन अवशेष प्राप्त होते हैं। ताम्रयुगीन एवं लोहयुगीन अवशेष जो हैं वो इस सभ्यता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको किन अन्य नामों से भी जाना जाता है? तो आप लोगों को लिखना है उपनाम, या इसको किन उपनामों से जाना जाता है? तो बनास संस्कृति और आहड़ संस्कृति के नाम से। आहड़ संस्कृति एवं बनास संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर? तो इसको किस अन्य नामों से भी जाना जाता है? तो इसको आहड़ संस्कृति और बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता में ताम्र एवं लोहयुगीन जो अवशेष हैं वो प्राप्त होते हैं। इस सभ्यता को 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने वाली सभ्यता भी कहा जाता है। आहड़ बेड़च नदी के किनारे स्थित है। और आहड़ सभ्यता कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, अब यहां तक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं इसके उत्खननकर्ता की, कि इसके जो उत्खननकर्ता थे वो कौन थे। सबसे पहले जो उत्खनन का कार्य है वो उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया। तो आप लोग सभी जानते हैं
कि अक्षय कीर्ति व्यास जो थे, कौन थे? इसके उत्खननकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है, क्या नाम था? उनका नाम था अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा कब? 1953 में। तो उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया 1983 में। इसके अलावा रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल कब? 1954 में। क्लियर? 1954 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा और अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1953 में। तो इनके द्वारा इसका प्रमुखतः क्या किया जाता है? उत्खनन किया जाता है। आप लोगों को पता चल गया, सबसे पहले अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा और दोबारा किसके द्वारा? रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा या RC अग्रवाल के द्वारा किया गया। अब यहां से जो खुदाई के रूप में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो उसके कुछ स्तर हैं, वो आप लोग समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए कि किस प्रकार के स्तर पर यहां पे खुदाई हुई थी। अब देखिए स्तर, अब इसके जो स्तर है, इसमें इसका जो पहला स्तर है उसमें स्वेफ्टिक पत्थरों के क्या मिले थे? औजार प्राप्त हुए थे। तो लिखना है प्रथम में क्या हुआ? स्वेफ्टिक पत्थरों के साक्ष्य प्राप्त हुए, स्वेफ्टिक पत्थरों के साक्ष्य प्राप्त हुए और इनसे ही औजारों को निर्मित किया जाता था। इनसे ही जो औजार है उनको क्या किया जाता था? निर्मित किया जाता था। अब देखिए जो दूसरा जो स्तर है, इसमें लोह एवं कांस्य के जो उपकरण हैं वो क्या हुए? प्राप्त हुए हैं। लोह एवं कांस्य के उपकरण प्राप्त हुए हैं। किस किस के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो लोह एवं कांस्य के जो उपकरण हैं वो प्राप्त हुए हैं। अब देख लीजिए अंतिम यानी कि तीसरा स्तर जो है, इसमें तीसरे स्तर में क्या है? तो इसमें जो मृत भांड है उनका प्रभाव जो है वो क्या आता है? नजर आता है। तो मृत भांड का प्रभाव साफ नजर आता है। स्तर पता चल गया आपको? इसका स्तर क्या है? तो इसके प्रथम यानी कि स्वेफ्टिक पत्थरों के साक्ष्य प्राप्त हुए और इनसे ही औजारों को निर्मित किया गया। दूसरा जो है वो लोहे एवं कांस्य के जो उपकरण है वो प्राप्त हुए और तीसरा जो है इसमें जो मृत भांड का प्रभाव है वो साफ साफ दिखाई देता है। क्लियर? तो इसके तीनों स्तरों के बारे में आपको जानकारी मिल गई। चलिए मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं मकानों के बारे में कि आखिर जो यहाँ के मकान थे वो किस प्रकार के थे। अब देखिए जो मकान है वो कच्चे निर्मित थे। जो मकान है वो कैसे थे? वो कच्चे निर्मित थे।
मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थे तथा आयताकार आकार के आकार के बने हुए थे। किस आकार के बने हुए थे? तो वो आयताकार आकार के बने हुए थे, आयताकार आकार में निर्मित थे। यहां से सामूहिक भोजन के साक्ष्य जो हैं वो क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। यहां से सामूहिक भोजन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? तो यहां से सामूहिक भोजन जो है उसके साक्ष्य जो हैं वो क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। क्लियर? अब देखिए, सामूहिक भोजन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां पर एक ही घर के, यहां पर एक ही घर से 6 चूल्हों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहां से 6 चूल्हों के जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त होते हैं तथा चूल्हों पर हथेली की आकृति निर्मित की गई है तथा चूल्हों पर हथेली की जो आकृति है वो निर्मित है, निर्मित की नहीं गई है, निर्मित है। हथेली की जो आकृति है वो क्या है? निर्मित है। क्लियर? चलिए, अब जब ये हथेली की आकृति जो है वो यहां निर्मित है, यहां से बिना हत्थे के जल पात्र की प्राप्ति हुई है। यहां से बिना हत्थे के जल पात्र की प्राप्ति हुई है। तो यहां से बिना हत्थे के जो जलपात्र है उसकी प्राप्ति हुई है, मिला है। इसके साथ ऐसे जो बिना हत्थे के जो जलपात्र हैं वो ईरान और अफगानिस्तान से भी प्राप्त हुए हैं। इससे मालूम चलता है कि इनके बीच में जो व्यापारिक संबंध है वो निश्चित ही रहे होंगे। तो नीचे हेडलाइन में लिख लेना, ऐसे जलपात्र के साक्ष्य ईरान और अफगानिस्तान से भी प्राप्त हुए हैं। ईरान एवं अफगानिस्तान से भी प्राप्त हुए हैं, जो कि दोनों के मध्य व्यापार का स्पष्टीकरण करते हैं। जो कि दोनों के मध्य व्यापार का स्पष्टीकरण करते हैं। यह बताते हैं कि निश्चित ही आहड़ ईरान और व्यापार के मध्य जो व्यापार है वो रहा होगा। ठीक है, किस बात से पता चलता है? तो इस गिलास के माध्यम से पता चलता है। चलिए, अब देखिए गोरे और कोठे।
गोरे और कोठे। अब गोरे और कोठे क्या होते हैं? तो स्थानीय भाषा में जो अनाज रखने के जो पात्र होते थे, जिनके अंदर अनाज रखा जाता था, आपने देखे होंगे कभी अपने घर के अंदर, या बुजुर्गों ने तो जरूर देखे होंगे। तो गोरे और कोठे अनाज रखने के लिए, अनाज रखने के लिए जिन पात्रों का प्रयोग होता था, जिन पात्रों का प्रयोग होता था उनको, जिन पात्रों का प्रयोग होता था उनको स्थानीय भाषा में, उनको स्थानीय भाषा में गोरे एवं कोठे कहा जाता था। गोरे और कोठे जो है वो कहा जाता था। क्लियर? तो ये नोट डाउन कीजिए। 8 सभ्यता उदयपुर मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थे तथा आयताकार आकार के बने हुए थे। यहाँ से सामूहिक भोजन के साक्ष्य जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर एक ही घर से 6 चूल्हों के जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं तथा चूल्हे पर हथेली की आकृति जो है वो निर्मित की गई है। यहाँ से बिना हत्थे के जलपात्र जो है उसकी प्राप्ति हुई है। इसे जलपात्र के साक्ष्य मिले हैं ईरान अफगानिस्तान से भी प्राप्ति हुई है, जो कि दोनों के मध्य व्यापार का स्पष्टीकरण जो है वो करते हैं। गोरे और कोठे का मतलब होता है अनाज रखने के लिए जिन पात्रों का प्रयोग किया गया उनको स्थानीय भाषा में गोरे और कोठे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको स्थानीय भाषा में गोरे और कोठे कहा जाता है। चलिए, गोरे और कोठे कहा जाता है, मिटा देते हैं इसको। गोरे और कोठे जो है वो कहा जाता है। देखिए कैमरा, ओके। ये जो डोरी होती है ना, ये कभी कभी लिबट जाती है पैर में और फिर ये गिर पड़ता है, बट इट्स ओके। अब आगे देखिए, गोरे और कोठे आपको मतलब समझ में आ गया कि जो अनाज रखने के जो पात्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको गोरे और कोठे कहा जाता है। आगे लिखना है, यहां से 6 तांबे में निर्मित, यहां से 6 तांबे में निर्मित मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। यहां से 6 तांबे में निर्मित मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। अब देखिए, यहां से जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उनमें जो चित्र मिलते हैं, एक तरफ तो त्रिशूल का चित्र मिलता है। किसका चित्र मिलता है? एक तरफ त्रिशूल का मिलता है और दूसरी तरफ अपोलो। कौन से? एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ अपोलो। ठीक है, इस पे क्या लिखा हुआ है? जो लिखा हुआ है वो यूनानी भाषा में है, यूनानी भाषा में। और जो अपोलो है इसने क्या ले रखे हैं? हाथ में तीर। ठीक है, इसने क्या ले रखे हैं? हाथ में तीर ले रखे हैं। तीर कमान जो है वो इसके हाथ में ऐसे तीर जो है वो दिखाए गए हैं। ठीक है, तो त्रिशूल, अपोलो और यूनानी भाषा जो है इस पे लिखी गई है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि इस समय के जो लोग हैं उनके उद्योग क्या रहे होंगे, उनके व्यापार का जो माध्यम है वो क्या रहा होगा। तो आदिवासियों का सबसे बड़ा उद्योग जो था, लिखना है, आहड़वासियों का सबसे बड़ा उद्योग, आहड़वासियों का सबसे बड़ा उद्योग क्या था? तांबा था। आहड़वासियों का सबसे बड़ा उद्योग जो था वो क्या था? तांबा था। तांबे के उपकरण जो है ये क्या करते थे? बनाते थे। तांबे के उपकरण जो है ये बनाते थे।
जिसमें क्या है महत्वपूर्ण, अस्त्र शस्त्र। इसके अलावा तांबे की भट्टियां भी क्या है मिली हैं, तांबे की भट्टियां भी जो हैं वो क्या हुई हैं, यहां से प्राप्त हुई हैं। अब देखिए यहां से जो लोग हैं उनके संबंध में ये बात बोली जाती है कि यहाँ पे जब लोगों को गाड़ा जाता था, उनको दफनाया जाता था, तो उनको कपड़ों और आभूषणों के साथ ही दफना दिया जाता था। यहाँ पर लोगों को कपड़ों एवं आभूषणों के साथ ही दफना दिया जाता था। ठीक है, तो यहां पर लोगों को कपड़ों एवं आभूषणों के साथ ही क्या किया जाता था, दफना दिया जाता था। इसका जो दफनाते समय जो सिर है उत्तर दिशा में सिर तथा दक्षिण दिशा में पैर होते थे। दक्षिण दिशा में जो पैर हैं वो होते थे, उत्तर दिशा में तो दक्षिण दिशा में पैर होते थे। ठीक है, अब देखिए इसको मिटा देते हैं जल्दी से, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब इससे आगे है कि ये लोग जो थे वो कृषि व्यवस्था से भी क्या थे, परिचित थे। ये लोग कृषि जो है उससे क्या थे, परिचित थे। ये लोग कृषि से भी क्या थे, कृषि से भी परिचित थे। क्लियर है? कृषि में क्या क्या, जैसे ज्वार चावल के यहां से क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। ज्वार चावल के प्रमाण मिले हैं। किसके प्रमाण मिले हैं, तो ज्वार और चावल जो है उसके आहड़ से प्रमाण मिले हैं। यहाँ के लोग रंगाई और छपाई के व्यवसाय से भी क्या थे, परिचित थे। तो लिखना है यहाँ के लोग रंगाई छपाई से भी परिचित थे। ठीक है, तो यहाँ के जो लोग थे वो जो रंगाई छपाई का कार्य होता है इससे भी परिचित थे, कृषि से भी परिचित थे। तो अच्छा, आपको मालूम है कि जो सभ्यता है वो काफी फली फूली रही है। ठीक है, इसके अलावा ये लोग एक चक्रकूप नामक वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, चक्रकूप नामक वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते थे। अब आप लोग सोचेंगे साहब चक्रकूप नामक वैज्ञानिक पद्धति होती है वो क्या होती है, तो इसका मतलब होता है जब घर के अंदर पानी भर जाता है, जब उस घर के अंदर पानी भर जाता है तो इस घर के अंदर पानी को निकालने के लिए ये क्या करते हैं, ये जो मटके होते हैं, ये जैसे एक मटका हो गया, ठीक है, ये दूसरा मटका हो गया, ये तीसरा मटका हो गया, ये चौथा मटका हो गया, तो इनके अंदर ये मिट्टी भर देते थे। ऐसे ऐसे करके छिद्र करके इसमें मिट्टी भर देते थे और इसके अंदर भी छिद्र कर देते, तो ये मिट्टी जो है ये पानी को सोख लेती थी और ये जो नीचे का पानी है वो सूख जाता था। तो इस विधि को किस नाम से जानते थे, इस विधि को चक्रकूप नामक विधि के नाम से जानते थे, जिसको वैज्ञानिक पद्धतियों में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। क्लियर, आपको मालूम चल गया ना कि ये जो पद्धति है वो क्या है और किस प्रकार है। ठीक है, तो ये आपको जो आर्य सभ्यता के बारे में जो विवरण था, जिसमें मुख्यतः कृषि व्यवस्था, उद्योग आपको पता चल गया, लोगों को किस प्रकार से दाह संस्कार होता था, इस संबंध में भी आपको जानकारी मिल गई। ताम्र
जो उपकरण हैं यहाँ से प्राप्त हुए हैं, लोह उपकरण भी जो है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये सारे फैक्ट जो थे मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है ये लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको जो हमारे जो वीडियोज़ हैं वो चाहिए, अगर आपको नियमित वीडियो चाहिए, अपडेट चाहिए, तो आप टेलीग्राम जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ से? उस पर आपको सर्च करना पड़ेगा सचिन सर हिस्ट्री। ठीक है, क्या सर्च करना पड़ेगा आपको? आपको सर्च करना पड़ेगा सचिन सर हिस्ट्री। दैट्स ऑल राइट। चलिए, बाय बाय।